हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मैं थर्ड पॉइंट आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले क्लासेस में आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो टॉपिक हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये हमारा टॉपिक है। आपको इस टॉपिक में एक चीज ध्यान रखना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आपके नीट हो या आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आखिर फ्रीजिंग पॉइंट में मैं यहाँ पे तो अब इस टॉपिक में जब हम बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, तो सर ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो सबसे पहले डिप्रेशन वर्ड को समझते हैं। पिछले क्लास में हमने एलिवेशन की बात की थी। एलिवेशन को रिलेट करते हैं एलिवेटर से। सीढ़ी होती है ना, एलिवेटर वाली सीढ़ी जिस पे हम पैर रखते हैं और धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरे वर्ड में इसको बोल सकते हैं, एलिवेशन को हमने कहा था कि एक चढ़ाव, एक वृद्धि, एक इंक्रीजमेंट, ठीक है। और डिप्रेशन को उसी वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन वाला जो पॉइंट हो गया सर, वो हो गया कि उतार उसका या फिर उसकी डिक्रीज करना, या उसको कह सकते हैं कि उसमें कमी। अब देखो, कमी की बात हम लोग करेंगे। अगर 0 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, अगर उसमें कोई नॉन वोलाटाइल यूरिया हो जाए, NaCl हो जाए, या कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वहां पर मिला दे, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो माइनस में चला जाएगा, -5 डिग्री, -10 डिग्री। तो 0 बड़ा होगा कि -5 बड़ा? जानते हैं सब लोग कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है -5 से ज्यादा होगा। तो उस कंडीशन में हम यहां पर ये पढ़ेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि टॉपिक जो हम कंसीडर कर रहे हैं, उस टॉपिक की अगर आप बात करें, अगर आप उस टॉपिक की बात करें, तो यहां पर हम ये पाते हैं कि डिक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंस का। तो सबसे पहली बात अगर हम करेंगे नॉन वोलाटाइल वाले में, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो कुछ डेफिनेशन है वो हम लोग, हालांकि बॉइलिंग पॉइंट को हमने पढ़ाया, तो फ्रीजिंग पॉइंट उससे कुछ ज्यादा विशेष अलग नहीं है, लगभग वही टर्म है, सिर्फ आप इसको एक बार ध्यान से देखिए। अगर कहा जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, तो सीधे कहेंगे द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, है ना। यानी कि अगर लिक्विड स्टेट के कोई सब्सटेंस है, उसका अगर वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो वह उसका क्या कहलाता है? तो वह उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। या फिर जनरली समझने का, फ्रीज होने का मतलब जम गया, तो वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड जो है वो क्या बन गया, फ्रीज हो गया, तो इसका मतलब वह जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वहां पर वो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, तभी वो क्या होगा, फ्रीज करेगा। तो डायरेक्ट अगर इसका डेफिनेशन अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए, फ्रीजिंग पॉइंट, सर ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो इसको आप लिख सकते हैं द टेम्परेचर at which vapor pressure of
liquid state is equal to the vapor pressure of solid state, है ना। लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर जो लिक्विड स्टेट का जो होगा वो अगर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो हम वहां पर क्या कहेंगे इसको, वह टेम्परेचर वह क्या हो जाएगा, उसका एक फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या फिर नोट करने वाली कोई बात भी नहीं है, कुछ विशेष तो ऐसा पॉइंट मैंने लिखा है नहीं। अब फिर इसी में आता है सर कि सर तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन ए नॉन वोलाटाइल solute is added to the, when a non-volatile solute is added to the liquid solution, अब हमने क्या किया कि एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जो है लिक्विड सॉल्यूशन के साथ डाल दिया। पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि वोलाटाइल जो होता है उसको टेम्परेचर दोगे तो वो वेपर में चेंज करेगा, नॉन वोलाटाइल जो है वेपर में चेंज नहीं करेगा। और जब वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल को आप मिक्स करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों तो मिलेगा, साथ ही साथ जो है वह टेम्परेचर के कारण B का पार्टिकल A के अगल बगल जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, जिससे जो वोलाटाइल वाला पार्टिकल है वह नॉन वोलाटाइल वाले पार्टिकल के नीचे क्या होकर आ जाएगा, दब जाएगा। तो जब दब जाएगा, जब वो सरफेस की कांटेक्ट में ही नहीं आया तो उसका वेपर तो बनेगा नहीं, तो वेपर नहीं बनेगा तो उसी कंडीशन में वहां पर वेपर के चेंज की बात हम लोग कर रहे थे। अब यहाँ पर फ्रीजिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर नॉन वोलाटाइल मिलाएंगे तो जिस टेम्परेचर पर प्योर लिक्विड होता था उस टेम्परेचर पर वो फ्रीज नहीं होगा। इसलिए मैंने लिखा व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द लिक्विड सॉल्यूशन, या लिक्विड सॉल्वेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट कर दो, सॉल्वेंट, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, कम हो जाएगा। और यही कमी है ना, यह जो कमी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सो डिक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चूंकि रिलेटेड टॉपिक था तो इसलिए मैंने ज्यादा इसमें पिछले वाले का थ्योरी नहीं लिखा, क्योंकि बार बार एक ही चीज आप लोग अगर समझ जाते हैं तो दिखाने से कोई फायदा है नहीं। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा थ्योरेटिकली, जैसे आपको मैं समझा रहा था अभी, उसी पॉइंट से हम लोग चले। देखो जैसे मान लो कोई एक आइस, ठीक है, तो मानिए कि हमने आइस, ठीक है, देख रहे हो। अब अगर सर ये आइस है, यहां पर दो केस हम अपने मन से बना लेते हैं, या तो ये प्योर आइस रहेगा, ठीक है, दो केस, प्योर आइस रहेगा, या फिर एक इसका सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है, इसमें क्या मिला दिया गया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला। अब अगर प्योर आइस की बात करेंगे तो प्योर आइस का जो प्रेशर बनेगा वह क्या हो जाएगा, P0, ठीक है। और इसका अगर प्रेशर की बात करते हैं तो इसको लिखते हैं हम लोग क्या, P0A। और इसमें अगर लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, PA लिखेंगे। अब देखो इसका वेपर प्रेशर जो होगा क्या होगा, लो करना है तो 0 डिग्री सेल्सियस
यहाँ पर हो जाएगा, और यह जो जाएगा नॉन वोलेटाइल मिलाओगे तो उस कंडीशन में ये -5 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस मिलाने के बाद हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आइस है, अगर ये इस फॉर्म में है, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर हमको क्या करना पड़ा, लो करेंगे, तब वो प्योर आइस में रहेगा, यानी कि प्योर सॉल्वेंट में रहेगा। अगर उसमें कोई नॉन वोलेटाइल मिला दिए तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, यानी कि कम हो जाएगा। ध्यान रखने की बात, ये थ्योरेटिकल थी, यहाँ पे आप लोग छोटा मोटा पॉइंट से आप यहाँ पे समझ सकते थे, इसलिए मैंने लिख दिया। लेकिन अब जो मेन इसका पॉइंट आएगा वो इसका ग्राफ आएगा। आप लोग थोड़ा सा लिख लो, मैं मिटा के फिर लिखूंगा, ठीक है, जल्दी। हाँ, तो अब आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझाने के लिए सेम ग्राफ वही लेंगे जो अभी तक हम रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर में लिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में लिए, एज इट इज लेंगे। बस थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, वो क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा। देखो, इसमें चेंज ये होगा कि सर ये आपका तो क्या हो जाएगा, सब लोग जान रहे हो, टेम्परेचर हो जाएगा इंक्रीज कर, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर जो कि इंक्रीज, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि सबसे पहले जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का, ठीक है। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। लेकिन जैसे ये हो जाएगा सॉलिड का, अगर जैसे इसमें सॉल्वेंट के साथ ऐड हुआ तो उसका कुछ ग्राफ थोड़ा सा ये कर्व यहां से जाएगा, ठीक है। ये आपको पिछले क्लासेस में मैंने बताया था कि ये कर्व क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपका हो जाएगा सॉलिड, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इसको आप देखेंगे तो लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, इसका लिक्विड सॉल्वेंट। इसी ग्राफ को जब ये दोनों मिक्स हो जाएगा, मतलब सॉलिड में है तो उसका ग्राफ ये रहा। अगर नाम देना चाहते हो समझने के लिए तो दे दो, यहां पर हमने ए डैश और यहां पर हमने क्या कर दिया, बी डैश कर दिया। ये किसका ग्राफ हो गया, सॉलिड का ग्राफ हो गया। अब ये किसका ग्राफ हो गया सर, तो ये ग्राफ हो गया आपका लिक्विड सॉल्वेंट का। अब सॉलिड और लिक्विड सॉल्वेंट के ग्राफ हो गए। अब सॉल्यूशन का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का कुछ ग्राफ बन रहा है, और उसका जो ग्राफ बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या कहता है, लो करना पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर ये लो हो गया, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। तो वेपर प्रेशर लो हो गया तो यहां पर एक ये पॉइंट आपको मिल रहा होगा, ठीक है, जहां पर सॉल्यूशन का होगा, और दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है, ये हमने इस ग्राफ के साथ, ठीक है। यह जो ग्राफ हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन। कहने का मतलब सर इसमें जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला, तो लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ और सॉल्यूशन का ग्राफ तरीके अलग अलग भी हैं। लोग यहाँ भी लाइन देते हैं, अलग अलग टेम्परेचर दिखा के भी कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको टॉपिक जो है बस वो समझना है। समझाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका जो मेन मैकेनिज्म होगा वो सेम। अब उसमें हमने कल क्या बात किया था, वहां पर टीबी लिया। तो यह जो पॉइंट है वह किसको शो कर रहा है, तो सर यह जो पॉइंट आपको शो कर रहा है यह सॉल्यूशन को, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, TF। F का मतलब टेम्परेचर, सॉरी फ्रीजिंग, और T का मतलब टेम्परेचर। तो सर ये दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट के लिए ये आपका हो जाएगा T0, एक हो जाएगा TF और दूसरा क्या हो जाएगा T0 है। अब यहां पर टेम्परेचर के ग्राफ से आगे आप बढ़ते हैं तो सर हम तो ये कह सकते हैं, टेम्परेचर के ग्राफ से अगर आगे आप बढ़ते हैं तो हम ये कह सकते हैं
कि टी नॉट एफ जो है, टी नॉट एफ जो है वह ज्यादा और टी एफ जो है वो क्या है, कम है। तो उतनी बातें जो हमने पहले बताई आइस वगैरह देखे, वो उसका ये कंक्लूजन है। तो टी एफ, तो यहाँ पर सर अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों का जो डिफरेंस होगा ना बाबू, ये आपका हो जाएगा डेल्टा टी एफ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ। कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। और एक बात जान लीजिए, यह जो फॉर्मूला हो जाएगा यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसी टी नॉट एफ माइनस टी एफ को लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। या फिर पर देख लीजिए, देखो इसमें टेम्परेचर बढ़ा दिखा सकते हैं, वेपर प्रेशर 1 atm 2 atm, ये सब कंसीडर करके देख सकते हैं। उसके लिए परेशान नहीं होना, पहले आप इसको इतना लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह कैसे क्या होगा। सबसे पहली बात तो सर जो यहां पर जो डेल्टा टीएफ होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वेपर प्रेशर। ठीक है, समझ रहे हो ना, वेपर प्रेशर कम होगा तब ना, मतलब उसके लिए जैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि प्रेशर। तो प्रेशर जो हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर जो हो जाएगा वह किसके हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी कि जो सॉल्यूट होगा उसके प्रेशर वही उसके प्रेशर। या ए के लिए बात करेंगे, अगर ए को सॉल्वेंट करेंगे तो ए, और बी को सॉल्वेंट करेंगे तो बी के हो जाएगा। तो डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डेल्टा टीएफ जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, सर डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो इसको हमने पी लिया, बड़ा लेकर समझिए। ठीक है, ऐसा लिखिए थे जल्दी से। तो डेल्टा टीएफ जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, जाइबी। अगर जाइबी के हो सकता है तो आप डेल्टा टीएफ, हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे, कुछ पॉइंट्स आपको रिलेट कर दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू क्या होगा, के इंटू जाइबी। ठीक है, डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू जाइबी। अब के जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और जाइबी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टीएफ बराबर के इंटू जाइबी। जाइबी का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। यहां तक आप लोग लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मौसम ठंडी है, फिर भी देखिए कितनी गर्मी आ रही है, उमस है। तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। अब नंबर ऑफ मोल्स की बात हम लोग जैसे ही हम लोग करेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या कहता है, बी तो यहां पर रहेगा नहीं। पिछले लेक्चर में मैंने क्या किया था, पूरा बताया था इसमें। तो इसको डायरेक्ट हम पूरे मोलर मास के टर्म में आपको लेके चलते हैं। देखो कैसे थोड़ा सा हम इस बार भूलते हैं। तो डेल्टा टीएफ
बराबर K इंटू NB बाय क्या हो जाएगा NA। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि B जो हो जाएगा उसका वेपर प्रेशर तो 0 हो जाएगा, है ना। तो B को कंसीडर नहीं करना है, तो सीधे हम लोग क्या लिखेंगे NB बाय N। अब देखो इसी को अगर हम और थोड़ा सा मूव कराएंगे डेल्टा TF, तो ऐसे लिख सकते हैं कि मोल ऑफ B, मोल बराबर क्या होता है मास अपॉन मोलेकुलर मास, तो क्या हो जाएगा WB बाय MB, WB बाय हम क्या लिख देंगे MB, और यहां पर क्या हो जाएगा MA ऊपर और WA कहां, क्योंकि नीचे है तो मास बाय मोलर मास दोनों को कर दिए। तो डेल्टा TF का एक डेफिनेशन आप यहां से, अगर यह 4 पॉइंट दिया हुआ होगा तो आप निकाल सकते, ठीक है। कॉपी करिए जल्दी से। अब देखो ये टर्म तो आप लोग देख लिए होंगे, इसी टर्म को थोड़ा सा हम और एक्सटेंड करते हैं। तो डेल्टा TF, देखो जरूरी नहीं कि इतना हम लिखें, छोटा से भी कर सकते थे, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स न्यूमेरिकल का कहीं कहीं से निकाल दे, इसलिए आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बता रहे हैं। पिछले लेक्चर में वो तरीका मैंने बताया था जिसमें आराम से आप कर सकते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, यहाँ पर बता दे रहे हैं ताकि अगर मोलरिटी वगैरह में चेंज भी कर दे तब भी आप निकाल दो। कॉन्सेप्ट तो वही होगा, मोलरिटी अगर कहीं पे आता है तो फॉर्मूले तो वही होंगे, सिर्फ थोड़ा सा टेक्निक चेंज हो जाएगा, बताने का तरीका बदल सकते हैं हम। जैसे मान लो डेल्टा TF, इसको जो हम लिखेंगे तो सर डेल्टा TF जो होगा वो क्या हो जाएगा K। अब देखो यहां से चेंज करते हैं, NB है ना, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, B का मतलब क्या हो जाएगा सॉल्यूट, तो इसलिए लिखेंगे N और W। तो यहां पर लिखे मोल और WA, ध्यान दीजिएगा मोल ऑफ B जो सॉल्वेंट है उसके लिए। अब B के लिए लिखो, A के लिए लिखो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, B लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, WA और ऊपर में क्या आ जाएगा M। देखो यहां से थोड़ा हम शैतानी कर रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख दिए, हमको नहीं लगता विशेष प्रॉब्लम आप लोगों को होनी चाहिए। अब देखो कि डेल्टा TF मोलरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मोल आप देख लिए हैं, अब सॉल्वेंट का मास देखने की बात आई, तो मास जब देखोगे तो इसको क्या लिखेंगे K लिख दिए इनटू MA इनटू क्या हो जाएगा M, और यह स्मॉल m किसको इंडिकेट करता है, मोलालिटी को। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि सर ये मोलालिटी को एक्सप्लेन करता है। तो सर इन दैट केस डेल्टा TF जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब यहां पर जो K है इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसको आप लिख दीजिए KF, ठीक है। अब यह ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि यह एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इनटू क्या हो जाएगा M, इनटू हो जाएगा आपका, तो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा KF इंटू M। और यहां पर सॉल्वेंट क्या लेना है, ये क्या लेना है 1 kg, ये क्या लेना है 1 kg। तो सर फॉर्मूला तो हो गया ना, डेल्टा TF बराबर KF इंटू, मोलर मास वगैरह निकालना होगा तो आप यहां से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डेल्टा TF निकालना है तो उसका KF इंटू M से आप लोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर यह जो KF है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मोलल
डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या हो गया? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये हो जाएगा किसका? KF। या फिर इसी को दूसरे शब्दों में क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो सर इसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा? जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का होता है, तो क्या हो जाएगा? उसके कांस्टेंट का होता है तो केल्विन केजी, मोल इनवर्स इसका यूनिट होगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रट्टू मन नहीं बनना है, एक एक लाइन वगैरह सब कुछ हम कर रहे हैं, है ना। जब आपको टॉपिक और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, पिछले क्लास में मैंने इसको ब्रीफ कर चुका हूं, मैं इसको आज इसको बता के मैं इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ। केल्विन केजी मोल इनवर्स होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? यूनिट हो जाए। अच्छा एक बात और सर, थोड़ा सा जब इतना आप बता ही दिए तो एक और बात बता दीजिए, KF को डिफाइन कैसे करें? आखिर KF जो होगा वो यहाँ पर कैसे होगा? तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या कि डेल्टा TF बराबर KF। जब ये ऐसा हो जाए, कब होगा? जब किसी भी सब्सटेंस की मोलरिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ये तब होगा इफ M इक्वल्स टू क्या हो जाए? यहां तक कोई मतलब दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हो जाए कि 1 मोल सॉल्यूट को 1000 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, तब उसका मोलरिटी क्या हो जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा? 1 मोल सॉल्यूट dissolved in 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। उस कंडीशन में इसको डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोलर मास A का निकालना हो, B का निकालना हो, आप लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या हम बताए थे? डेल्टा TF बराबर क्या होता है? डेल्टा TF बराबर सर होता है KF। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बता दिया ना, इसको K को क्या लिख सकते हैं? KF इनटू WB मोलरिटी के टर्म इनटू। अब देखो मोलरिटी की जब हम लोग बात करेंगे, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, W इनटू M लिखे ना, तो M को क्या लिख सकते हैं? चेंज कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा, तो डेल्टा TF बराबर KF इनटू मोलरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल क्या हो जाएगा? WB बाय MB इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम के टर्म में रहता है। तो यहां से अगर आपको कह दे कि सर आप MB निकाल के बता दो, क्या होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB बराबर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। KF इंटू WB इंटू 1000 बाय डेल्टा TF इंटू WB, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला MB निकालने के लिए, आप मोलर मास निकालने के लिए लगा सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आज के लेक्चर में आपने हमसे सीखी। मैं इस पे न्यूमेरिकल दूंगा, इधर मिटा के, पहले आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। एक्चुअली पढ़ाने में एकदम मजा नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग क्लास में हो नहीं, पूरी क्लासेस खाली हैं। और ऐसे समझो कि आपको सिर्फ इंगेज करने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि आप बीच में 2-3-4 दिन पे आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है। और आप लोग, जैसा कि मैंने पहले भी लाइव स्ट्रीम में कहा कि आप लोग ऑनलाइन तो पढ़े ही, जो भी आपको कंटेंट मिले, इसके साथ साथ आप सेल्फ स्टडी भी करते रहें, क्योंकि जब हम क्लासेस खुलेगी, बहुत जल्दी खुलने वाली है, जब भी क्लासेस खुलेगी तो आपको पूरे टॉपिक को बताया जाएगा, इसलिए कहीं कोई परेशान होने की बात नहीं है। फिर से हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे आप लोगों को इन सब चीज़ों से फैमिलियर करेंगे। हालांकि उस समय अगर मान लो खुल जाती है तो सॉल्यूशन तुरंत नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, लेकिन आगे बढ़ाएंगे, तब तक ये सब भी आप लोग करो, ठीक है। तो पहले कॉपी करो, मैं इस पर एक न्यूमेरिकल देता हूँ। अब देखिए, ये न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए।
द अमाउंट ऑफ C2H5OH, इसका नाम सब लोग जानते होंगे, इसको हम लोग कहते हैं मेथेनॉल। ठीक है, तो मेथेनॉल जो है वह यहां पर माना गया है एज्यूम्ड एज वोलाटाइल। ठीक है, इसको वोलाटाइल एज्यूम किया गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ था इसलिए हम एक्स्ट्रा इधर से ऐड कर दिए। हालांकि लोग कंफ्यूज, सर ये तो वोलाटाइल है नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे एज्यूम किया गया न्यूमेरिकल के लिए, आप लोग इतना एक्सेप्शन मतलब थ्योरेटिकल ना जाए, समझे। मस्ट बी डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, इसको 1 kg वाटर में डिजॉल्व किया जाना है। सो दैट इज फ्रीजेस एट -2 डिग्री सेल्सियस, तो ये 2 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को चेक करना क्या है, निकालना क्या है, तो यहां पर हम लोग अमाउंट, हम लोग इसका व्हाट अमाउंट ऑफ C2H अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़ाए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो होता क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू क्या होता है M। M का मतलब बच्चा जानता है, मोललिटी होता है। M मतलब यहां पर आप लिख लेंगे मोल्स ऑफ, यहां पे हम लिख देते हैं टेंशन, मतलब टेंशन नहीं, टेंशन लेने का नहीं, M बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी मोल्स होंगे उसको लिखेंगे, और फिर इसमें लिखा गया है मास ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट का मास होगा इन kg, उसको हम लोग लिखेंगे, इसको आप लोग लिख सकते हैं kg। अब देखिए डेल्टा TF जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, 2 डिग्री सेल्सियस यहां पर हमने। ठीक है, अब KF जो है वो वाटर का 1.86 जो यूनिट है उसको रहने दो। ठीक है, और इनटू M कितना हो जाएगा, मास ऑफ क्या कहता है, मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट इसमें क्या है, क्या C2H5OH। इसका पहले मास कितना निकालना है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है मास अपॉन मोलर मास, तो C2H5OH का मास निकालना है, तो X बटे इसका 12 दूना 24, 5 29, 1 30 और 16 46, तो 46, और 1 kg है, तो इसको हम लोग क्या कर दिया 1, कोई दिक्कत नहीं। अब टेम्परेचर माइनस प्लस का चक्कर मत करना है। अब यहां पर जो दिया हुआ है X जो है, यह हो गया क्या मास ऑफ, X तो बाहर निकल जाएगा, यही तो निकालना है W ऑफ V, यानी कि V का जो वेट है, अमाउंट है, वही निकालना है। तो अगर इसको ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, तो सीधे लिखेंगे 2 into 46 by 1.86 लिखेंगे, पॉइंट उड़ा दो तो ये 2 0, ये लगभग आ जाएगा 9 दूना 18, 3 दूना 6 46, और 46 दूना तो ये हो जाता है आपका 45, नंबर 46 दूना 52। ये लगभग आप अगर 2 0 को इसको हटाते हैं तो ये 46 से ये 46 से अप्रॉक्सीमेट 2 चांस में कट जाता है, बात समझ आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा 100 बटे क्या हो जाएगा लगभग 2.1 वगैरह जो भी आपको। तो अगर इसको अगर हम लोग करेंगे 100 बटे 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा लगभग 50 ग्राम। ठीक है, लगभग 50 ग्राम अप्रॉक्सीमेट, या 50.49 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, तो उसके आसपास का कुछ वजन इसका होगा, जो अमाउंट यहाँ पर हम लोग। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, तब मैं इस पे होमवर्क बनाने दूंगा। ठीक है, पहले आप लोग को कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को कंसीडर किया है आपके होमवर्क के लिए, जो आप लोग बनाओगे न्यूमेरिकल में। एक पहला ये है, सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 34.2 ग्राम ऑफ इट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।
यहाँ पर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। KF फॉर वाटर जानते हो 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको देखने में उलझा रहा है, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन यही है बनाने में आपको लगेगा। क्या कहता है, द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज 278.82 केल्विन। A 0.25 molar solution of a certain non-volatile solute is nitrobenzene causes a lowering of a freezing point of nitrobenzene by 2 degrees. Calculate KF। यहाँ पे आपको KF निकालना है, मोलर इसका जो KF निकालना है। और थर्ड में नीट और जेई के लिए मुझे जो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है कि अगर आप तैयारी करते हैं तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो कहता है कि 60 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन 1100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन टू कीप डेल्टा TF बाय KF एज 1 मोल पर केजी। ठीक है, आपका पेज फंसेगा क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या होगा वहां पे मैं आपको सॉल्यूशन वाले में बताऊंगा। वाटर सेपरेट्स इन द फॉर्म ऑफ आइस इज कितना, 40 ग्राम, 60 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम। ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। आप इसको बना के और कल तक आप इसको आंसर कमेंट में करें। ठीक है, आंसर कमेंट करो, देखते हैं कौन कौन लोग जल्दी से बना पाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए, अच्छा लगे क्वेश्चंस तो और इसको शेयर भी करिए, है ना। इसी तरह से हम लोग एक और टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो होगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो तब तक इसको कंप्लीट करें ऑस्मोटिक, और मैं वांट ऑफ फैक्टर पढ़ा के इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप फ्रीजिंग पॉइंट को अलग से बता दिया है इसको, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू। आप लोग वीडियोस देखते रहें, इसको शेयर करें, और भी स्टूडेंट्स हैं उनसे सब्सक्राइब करवाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएं। थैंक यू वेरी मच।